और मुझे लग रहा है कि ये कंसोलिडेशन एक एक्युमुलेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो ये एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है जिसका ब्रेकआउट आ सकता है। तो ब्रेकआउट अगर ऊपर की तरफ आएगा तो ये काफ़ी ऊपर जाएगा। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण मलिक अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो बहुत ही रोचक विषय पे है। विषय तो जरूर रोचक है, लेकिन जिस स्टॉक की हम बात करने जा रहे हैं उसमें कोई रोचकता नहीं है। हम आज बजाज फाइनेंस की बात करने जा रहे हैं, जो इंडिया की सबसे बड़ी NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। लेकिन इसमें रोचकता इसलिए नहीं है क्योंकि इसने पिछले 3-4 वर्ष में कुछ भी नहीं किया है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसमें अपना पैसा फंसा के फंस गए हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करता जा रहा है, लेकिन किसी को भी इसने लाभ कमा के नहीं दिया है जैसा कि ये पहले समय में कर रहा था। तो चलिए चार्ट का एनालिसिस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि आगे आने वाले समय में इसमें क्या हो सकता है, क्या चाल बनती है। तो इस वीडियो में हम 3 प्रश्नों का उत्तर देंगे। पहला प्रश्न, अगर आप बजाज फाइनेंस में एक लंबे समय से निवेशित हैं तो क्या करें। दूसरा प्रश्न, अगर आप बजाज फाइनेंस में एक शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं तो क्या करें। और तीसरा प्रश्न, अगर आप बजाज फाइनेंस में एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं, एक लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं तो क्या करें। तो चलिए चार्ट का एनालिसिस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इसमें क्या चाल बन रही है। तो यहाँ पे मैंने बजाज फाइनेंस का दैनिक चार्ट खोला हुआ है। दैनिक चार्ट तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, जैसा कि मैं बात कर ही रहा था कि ऊपर नीचे ही कर रहा है। और पिछले कुछ दिनों में तो बजाज फाइनेंस ने ये एक सपोर्ट की रेंज है जहाँ पे आके इसने सपोर्ट लिया है और वहाँ से बाउंस दिया है। तो अभी तो ये कहीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में है, तो मुझे नहीं लग रहा कि इसमें अभी कुछ करना चाहिए। तो दैनिक चार्ट का विश्लेषण करने से पहले हम मासिक चार्ट का विश्लेषण कर लेते हैं और एक ट्रेंड को समझ लेते हैं। तो मासिक चार्ट तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो पिछले कुछ सालों में बजाज फाइनेंस ने निवेशकों को काफ़ी अच्छी रिटर्न दी है। ये सीधा अप ट्रेंड में ही है। कोविड के टाइम इसने एक भारी गिरावट देखी थी, लेकिन उसके बाद संभल गया और ऊपर पहुंच गया। तो अभी भी मेरे को लग रहा है कि अप ट्रेंड तो कंटिन्यूड है इसमें, लेकिन अभी ये एक साइडवेज ट्रेंड में चला गया है। तो यहाँ पे एक लंबे समय से एक्युमुलेशन हो रही है, परंतु इसको ब्रेकआउट करने में थोड़ा और समय लगेगा। तो आगे जाने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम यहाँ पे जिन भी स्टॉक्स का विश्लेषण करते हैं, जिन भी स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं, उसमें मेरी बेचने या खरीदने की कोई राय नहीं होती है। यहाँ पे मैं कोई गाइडेंस नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पे हम सिर्फ चार्ट का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, चार्ट को एनालाइज करते हैं ताकि हम कुछ नया सीख पाएँ। ये जो वीडियोज़ हैं ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं और किसी के लिए नहीं है। अगर आप इन स्टॉक्स में निवेश करना चाहते हैं तो अपना विश्लेषण खुद करिए, अपने एक फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। तो चलिए साप्ताहिक चार्ट पे चलते हैं और साप्ताहिक चार्ट पे चाल देख लेते हैं। तो साप्ताहिक चार्ट ठीक लग रहा है। साप्ताहिक चार्ट पे कंसोलिडेशन है जो लंबे समय से चल रही है और मुझे लग रहा है कि ये कंसोलिडेशन एक एक्युमुलेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है, ट्रेंड अभी भी ऊपर का ही है। ये काफ़ी समय से कंसोलिडेशन में चला गया है। तो आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है कि या तो ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर जाए जो कि करीब 8,100 के लेवल पर है, या फिर ये आए और यहाँ कहीं सपोर्ट ले और वापस फिर ऊपर चलना शुरू करे। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर हम थोड़ी सी और लंबी अवधि पे जाएं तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। तो चलिए मैं एक रेखा बना देता हूँ। तो अगर आप यहाँ से एक रेखा बनाएं और इनको कनेक्ट कर दें तो ये एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है जिसका ब्रेकआउट आ सकता है। तो ब्रेकआउट अगर ऊपर की तरफ आएगा तो ये काफ़ी ऊपर जाएगा। अगर ब्रेकआउट नीचे हो जाता है तो हो सकता है कि कंसोलिडेशन में थोड़ा सा और समय लग जाए। तो देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या होता है। अभी तो ये यहाँ पे इन सपोर्ट पे रुका हुआ है, एक से छोटे सपोर्ट पे रुका हुआ है, पर मुझे लगता है कि अगले 3-4 महीने में हो सकता है ये सपोर्ट टूट जाए और ये निचले सपोर्ट पर आए। जब निचले सपोर्ट पे आ जाएगा और वहाँ से बाउंस करेगा तब मेरे को लगता है कि फाइनल चाल बनेगी। तो देखते हैं कि आगे आने वाले समय में क्या होता है। हो सकता है यही इसी सपोर्ट से ऊपर चलना शुरू कर दे, हो सकता है कि निचले सपोर्ट तक आए। ठहरिए, अगर आप
स्विंग ट्रेडिंग को पूर्णतया समझना चाहते हैं तो मैंने अपने YouTube चैनल पे एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें मैंने स्विंग ट्रेडिंग के बारे में पूरा समझाया हुआ है। तो अगर आप मेरे YouTube चैनल पे जाएंगे और YouTube पे जाने के बाद प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसका नाम है मास्टर स्विंग ट्रेडिंग फ्री स्विंग ट्रेडिंग कोर्स। तो आप इस प्लेलिस्ट को ओपन कर सकते हैं। इसमें 24 लेसन्स हैं, 24 लेसन्स। तो मैंने एक जूम ट्रेनिंग करी थी तो ये लेसन्स मैंने वहाँ से रिकॉर्ड कर लिए थे। तो आप ये लेसन्स देख सकते हैं, एक एक करके लेसन देखिए। समय लगेगा इसमें, 24 लेसन्स हैं। कुछ लेसन्स छोटे हैं जैसे 15-20 मिनट के हैं, कुछ बड़े भी हैं जैसे 35-40 मिनट के हैं। तो ये लेसन एक एक करके देखिए, थोड़ा समय लगेगा। तो इस प्लेलिस्ट को देखने के बाद आप स्विंग ट्रेडिंग के बारे में पूर्णतया समझ सकते हैं। चलिए अब दैनिक चार्ट का विश्लेषण कर लेते हैं। तो दैनिक चार्ट में तो अभी मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो जैसा कि हम देख ही रहे थे कि ये सपोर्ट से ऊपर है और रेजिस्टेंस से नीचे है। तो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे कहीं पर है, एक रेजिस्टेंस पुरानी जो यहाँ पे कहीं है और एक उससे ऊपर यहाँ कहीं है। तो मल्टीपल रेजिस्टेंसेस हैं और भाव कहीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में है। तो मुझे नहीं लगता कि शॉर्ट टर्म में इसमें कुछ काम करना चाहिए। अगर ये निचले सपोर्ट पर आ जाए, इस सपोर्ट की रेंज पे आ जाए और वहाँ पे कोई एक अच्छी कैंडल बने, एक अच्छी डेली कैंडल बने, तो इसमें एक स्विंग ट्रेड लिया जा सकता है। और अगर कोई अच्छा पैटर्न बन जाए और हमको एक अच्छी वीकली कैंडल मिल जाए तो हो सकता है इसमें एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म का भी निवेश किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आगे आने वाले समय में क्या होगा। तो अब हम अपने 3 प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं। तो पहला प्रश्न था कि अगर आप इसमें ऑलरेडी निवेशित हैं तो क्या करें। अगर आप इसमें निवेशित हैं तो थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ी सी पेशेंस रखनी पड़ेगी। मुझे ये लगता है कि अभी ये एक्यूमुलेशन जोन में है और हो सकता है कि एक्यूमुलेशन जोन अगले 3 महीने 6 महीने भी चलती रहे। तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। अल्टीमेटली ये अप ट्रेंड में ही है जो ऊपर जाएगा। हमारा दूसरा प्रश्न था कि इसमें शॉर्ट टर्म में क्या करना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म का आंसर तो मैंने दे ही दिया है। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में इसमें कुछ भी नहीं करना चाहिए क्योंकि ये अभी रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में है। कोई अच्छी कैंडल्स भी नहीं बनी हुई हैं जिसमें हम एक अनुमान लगा सके कि आगे आने वाले समय में ये ऊपर जाएगा। तो इसमें अभी इंतजार करना चाहिए, एक शॉर्ट टर्म मूव इसमें अभी नहीं बन रही है। हमारा तीसरा प्रश्न था कि इसमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म में क्या करना चाहिए। तो अगर आप इसमें निवेशित नहीं हैं तो अभी कुछ मत करिए, इंतज़ार करिए। जब आपको एक अच्छा बाई सिग्नल मिल जाए तभी आप इसमें निवेश करिए। बाई सिग्नल का मतलब है नीचे सपोर्ट पर आ जाए और सपोर्ट पे आके कंसोलिडेट करे, छोटा मोटा कंसोलिडेशन करे और फिर एक अच्छी वीकली कैंडल बन जाए तो आप इसमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म में निवेश कर सकते हैं। या तो ये करंट सपोर्ट पे आ जाए या नीचे वाले सपोर्ट पर आ जाए, तभी आप इसमें निवेश करने की सोच सकते हैं। या एक चीज़ और भी हो सकती है कि ये सपोर्ट पे ना जाए और ब्रेकआउट कर जाए। अगर ब्रेकआउट कर जाए और एक अच्छी वीकली कैंडल से ब्रेकआउट करे तब भी आप इसमें निवेश कर सकते हैं। तो देखते हैं कि आगे आने वाले समय में क्या होगा, चाल कैसे बनती है। लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में तो अभी इसमें निवेश नहीं करना चाहिए, इंतजार ही करना चाहिए। तो मुझे बताइए कि आपका क्या अनुमान है, आपका क्या एनालिसिस है। आपको क्या लगता है कि बजाज फाइनेंस में क्या करना चाहिए? क्या इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए? क्या आप इसमें निवेशित हैं? तो नीचे कमेंट करके मुझे बताइए आपको क्या एनालिसिस है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नई जानकारी मिली होगी, कुछ नई नॉलेज मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक जोर से थम्स अप दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। तो फिर मिलेंगे एक और रोचक वीडियो के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ, कुछ नई नॉलेज के साथ। नमस्ते और धन्यवाद।